चैप्टर 12 हवा शुद्ध थी, हवा मध्यम थी और गुब्बारा लगभग लंबवत रूप से 1500 फीट की ऊंचाई तक ऊपर गया, जैसा कि बैरोमीटर के स्तंभ में 2 इंच के गड्ढे से संकेत मिलता है। इस ऊंचाई पर एक अधिक स्पष्ट धारा ने गुब्बारे को दक्षिण पश्चिम की ओर ले जाया। यात्रियों की निगाहों के नीचे क्या शानदार नज़ारा फैला हुआ था। ज़ांज़ीबार द्वीप को उसके पूरे विस्तार में देखा जा सकता था, जो एक विशाल समतल क्षेत्र पर अपने गहरे रंग से चिन्हित था। खेतों में अलग अलग रंगों के पैटर्न दिखाई दे रहे थे और हरे रंग के घने झुरमुटों ने पेड़ों और झाड़ियों को दर्शाया था। द्वीप के निवासी कीड़ों से बड़े नहीं लग रहे थे। धीरे धीरे उनकी गुनगुनाहट और चीख पुकार दूर होती जा रही थी और गुब्बारे के नीचे की गहराई में केवल जहाज की तोपों की फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि गुब्बारा अपनी उड़ान पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये कितना बढ़िया है, जो ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा। उसे कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर बैरोमीटर के उतार चढ़ाव को देखने और उसकी चढ़ाई का ब्यौरा नोट करने में व्यस्त था। कैनेडी ने देखा, लेकिन उनकी आंखें इतनी नहीं थीं कि वे जो कुछ देख रहे थे उसे देख सकें। हीटिंग सिलेंडर की सहायता के लिए आती सूर्य की किरणों से गैस का तनाव बढ़ गया और विक्टोरिया 2500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। रेजोल्यूट एक साधारण कोकोल शेल जैसा दिखता था और पश्चिम में अफ्रीकी तट स्पष्ट रूप से झाग के एक किनारे से चिन्हित देखा जा सकता था। तुम बात नहीं करते, जो ने फिर कहा। हम देख रहे हैं। डॉक्टर ने अपना दूरबीन मुख्य भूमि की ओर घुमाते हुए कहा। मेरी ओर से, मुझे बात करनी चाहिए। जितना चाहो, जितना चाहो बात करो। और जो अकेले ही विस्मयकारी शब्दों की बौछार करता रहा। उसके होठों से एक के बाद एक ओह और आह लगातार फूट रहे थे। समुद्र पार करते समय डॉक्टर ने अपनी वर्तमान ऊंचाई पर बने रहना सबसे अच्छा समझा। इस तरह वह तट के एक बड़े हिस्से का पता लगा सकता था। आधे खुले शामियाने के अंदर लटके थर्मामीटर और बैरोमीटर हमेशा नज़र में रहते थे और बाहर लटका हुआ दूसरा बैरोमीटर रात की निगरानी के दौरान काम आता था। लगभग 2 घंटे बाद विक्टोरिया 8 मील से कुछ ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए मुख्य भूमि के तट के बहुत नज़दीक पहुंच गया। इसके बाद डॉक्टर ने जमीन के थोड़ा और करीब उतरने का फैसला किया। इसलिए उसने अपने सिलेंडर की लौ को धीमा कर दिया और कुछ ही पलों में गुब्बारा जमीन से सिर्फ 300 फीट की ऊंचाई पर उतर गया। फिर पाया गया कि यह अफ्रीका के पूर्वी तट के इस हिस्से का नाम म्रिमा देश के ठीक ऊपर से गुजर रहा था। आम के पेड़ों की घनी सीमाएं इसके किनारों की रक्षा करती थीं और ज्वार भाटे के कारण इसकी मोटी जड़ें दिखाई देती थीं, जिन्हें हिंद महासागर के दांतों ने घिसकर कुतर दिया था। रेत, जो पहले के समय में तट रेखा का निर्माण करती थी, दूर क्षितिज के साथ गोल हो गई और माउंट नगुरु उत्तर पश्चिम में अपने तीखे शिखर को ऊपर उठा रहा था। विक्टोरिया एक गांव के पास से गुजरी जिसे डॉक्टर ने अपने चार्ट पर काउले के नाम से चिन्हित पाया। इस गांव की पूरी आबादी भीड़ में इकट्ठी हो गई थी और गुस्से और डर से चिल्ला रही थी, साथ ही साथ हवा के इस राक्षस के खिलाफ अपने तीरों को व्यर्थ ही निर्देशित कर रही थी, जो उनके सभी शक्तिहीन क्रोध से परे राजसी ढंग से आगे बढ़ रहा था। हवा दक्षिण की ओर बह रही थी, लेकिन डॉक्टर को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि इससे उन्हें कैप्टन बर्टन और स्पीक द्वारा बताए गए मार्ग का बेहतर ढंग से अनुसरण करने में मदद मिली। कैनेडी भी अंततः जो की तरह बातूनी हो गए थे और दोनों के बीच प्रशंसापूर्ण विस्मयादिबोधक और विस्मय सूचक शब्दों का आदान प्रदान जारी रहा। स्टेज कोच पर एक ने कहा, वास्तव में स्टीमर। दूसरे ने कहा, रेल मार्ग है न, बकवास। कैनेडी ने कहा, जिस पर आप देश देखे बिना यात्रा करते हैं। गुब्बारे, वे मेरे लिए उपयुक्त हैं। जो आगे कहते, क्यों आप खुद को जाने का मन नहीं करते और प्रकृति आपकी आंखों के सामने खुद को फैलाने का कष्ट उठाती है। क्या शानदार नज़ारा है, क्या तमाशा है, क्या आनंद है। झूले में एक सपना। मान लीजिए हम नाश्ता कर लें। जो के सुर में अंततः एक अकाव्यात्मक परिवर्तन आया, क्योंकि खुली हवा ने उसकी भूख को बहुत बढ़ा दिया था। अच्छा विचार है मेरे बेटे। ओह, हमें खाना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिस्कुट और पॉटेड मीट और जितनी कॉफी आप चाहें ले लीजिए, डॉक्टर ने कहा।
मैं आपको अपने सिलेंडर से थोड़ी सी गर्मी उधार लेने की इजाज़त देता हूँ। वैसे भी वहाँ पर्याप्त और बची हुई कॉफ़ी है और इसलिए हम आग लगने के जोखिम से बच जाएंगे। यह एक भयंकर दुर्भाग्य होगा, कैनेडी ने कहा। ये हमारे सिर पर बारूद लटकाने जैसा ही है। ठीक ठीक तो नहीं, फर्ग्यूसन ने कहा, लेकिन फिर भी अगर गैस में आग लग गई तो ये धीरे धीरे जल जाएगी और हमें ज़मीन पर लेट जाना पड़ेगा, जो अप्रिय होगा। लेकिन डरो मत, हमारा गुब्बारा वायुरोधी रूप से सीलबंद है। कैनेडी ने जवाब दिया, तो फिर हम भी कुछ खा लें। अब सज्जनों, जो ने कहा, आपकी तरह ही मैं भी आपके लिए एक कप कॉफ़ी लाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप कुछ कहेंगे। सच्चाई यह है, डॉक्टर ने कहा, जो के पास हजारों अन्य गुणों के साथ उस स्वादिष्ट पेय को तैयार करने की एक असाधारण प्रतिभा है। वह इसे विभिन्न स्रोतों के मिश्रण से तैयार करता है, लेकिन वह कभी भी मुझे इसकी सामग्री के बारे में नहीं बताता। ठीक है गुरु, चूंकि हम जमीन से बहुत ऊपर हैं, इसलिए मैं आपको रहस्य बता सकता हूँ। बस मोचा, बॉर्बन कॉफ़ी और रियो नुनेस को बराबर मात्रा में मिलाना है। कुछ ही देर बाद 3 कप कॉफ़ी परोसी गई और भरपूर नाश्ता परोसा गया, जिसमें मेहमानों के चुटकुले और हाजिर जवाबी भी शामिल थी। फिर हर कोई अपने अवलोकन के काम पर लग गया। जिस देश से वे गुजर रहे थे, वह अपनी उर्वरता के लिए उल्लेखनीय था। सनकरी, घुमावदार पगडंडियां हरियाली के नीचे धंसी हुई थीं। वे पूरी तरह से पके हुए तंबाकू, मक्का और जौ के खेतों के ऊपर से गुजरे और यहाँ वहाँ सीधे डंठलों और बैंगनी फूलों से भरे विशाल चावल के खेत थे। वे भेड़ और बकरियों को भी पहचान सकते थे, जो बड़े पिंजरों में बंद थे। उन्हें तेंदुओं के नुकीले दांतों की पहुंच से दूर रखने के लिए ढेर पर रखा गया था। इस उपजाऊ मिट्टी पर प्रचुर मात्रा में वनस्पति फैली हुई थी। विक्टोरिया को देखकर गांव-गांव में भय और आश्चर्य की चीखें गूंज उठीं और डॉक्टर फर्ग्यूसन ने समझदारी से उसे बर्बर तीरों की पहुंच से दूर रखा। इस तरह से हैरान होकर नीचे के जंगली लोग अपनी झोपड़ियों से एक साथ भागे और यात्रियों का पीछा करते हुए जब तक वे नजर में रहे, अपनी व्यर्थ की शाप देते रहे। दोपहर के समय डॉक्टर ने अपने नक्शे से परामर्श करने पर गणना की कि वे उजारामो देश से गुजर रहे थे। मिट्टी नारियल, पपीते और कपास के पेड़ों से घनी थी, जिसके ऊपर गुब्बारा एक पक्षी की तरह खुद को विचरण करता हुआ प्रतीत होता था। जो को ये शानदार वनस्पति स्वाभाविक लगी, क्योंकि वे अफ्रीका में थे। कैनेडी ने कुछ खरगोशों और बटेरों को देखा जो अपने फाउलिंग पीस से एक अच्छा शॉट लेने से बेहतर कुछ नहीं मांगते थे, लेकिन यह पाउडर बर्बाद हो जाता, क्योंकि शिकार को पकड़ने का कोई समय नहीं था। टू यू और आओ उस क्षेत्र की भाषा में देश को दर्शाते हैं। विमान चालक 12 मील प्रति घंटे की गति से आगे बढ़े और जल्द ही वे टोंडा गांव के ऊपर से 38 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुजरे। डॉक्टर ने कहा, यही वह जगह थी जहां बर्टन और स्पीक को भयंकर बुखार हुआ और एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनका अभियान बर्बाद हो गया। और फिर भी वे तट से कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन थकान और अभाव ने उन पर गंभीर असर करना शुरू कर दिया था। वास्तव में संबंधित देश में मलेरिया का प्रकोप लगातार बना हुआ है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसके प्रभाव से तभी बच सकते हैं जब वे इस नम क्षेत्र से निकलने वाले धुएं की सीमा से ऊपर उठे, जहाँ से सूर्य की प्रचंड किरणें अपने विषैले वाष्प को बाहर निकालती हैं। कभी कभी वे एक कारवां को क्राल में आराम करते हुए देख सकते थे, जो शाम की ताजगी और ठंडक का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपना रास्ता फिर से शुरू कर सके। ये क्राल साफ की गई जमीन के चौड़े टुकड़े हैं, जो झाड़ियों और जंगलों से घिरे हैं, जहां व्यापारी न केवल जंगली जानवरों बल्कि देश के लुटेरे जनजातियों से भी शरण लेते हैं। वे विक्टोरिया को देखते ही मूल निवासियों को दौड़ते और सभी दिशाओं में बिखरते हुए देख सकते थे। कैनेडी उन्हें करीब से देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कहा, प्रमुख बंदूकों से लैस हैं और हमारा गुब्बारा उनकी गोलियों के लिए बहुत ही स्पष्ट निशान होगा। क्या गोली का एक छेद हमें गिरा देगा? जो ने पूछा। तुरंत नहीं, लेकिन ऐसा छेद जल्द ही एक बड़ा फटा हुआ छिद्र बन जाएगा, जिसके माध्यम से हमारी गैस बाहर निकल जाएगी। तो फिर हमें उन बदमाशों से सम्मानजनक दूरी बनाए रखनी चाहिए।
हमें हवा में उड़ते देखकर वे क्या सोच रहे होंगे। मुझे यकीन है कि उन्हें हमारी पूजा करने का मन कर रहा होगा। तो फिर उन्हें दूर जाकर पूजा करनी चाहिए, डॉक्टर ने जवाब दिया, लेकिन थोड़ी दूरी पर। उनसे जितना हो सके उतना दूर रहने में कोई बुराई नहीं है। देखो, देश पहले से ही अपना स्वरूप बदल रहा है। गांव कम और दूर दूर रह गए हैं, आम के पेड़ गायब हो गए हैं, क्योंकि इस अक्षांश पर उनकी वृद्धि रुक जाती है। मिट्टी पहाड़ी होती जा रही है और दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कैनेडी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरफ कुछ ऊंची जमीन देख सकता हूँ। पश्चिम में वे ओरिज़ारा की सबसे नज़दीकी पर्वतमालाएं हैं, निस्संदेह दुतुमी पर्वत, जिसके पीछे मुझे रात के लिए आश्रय मिलने की उम्मीद है। मैं सिलेंडर में थोड़ी गर्मी बढ़ा दूंगा, क्योंकि हमें 500 या 600 फीट की ऊंचाई पर रहना होगा। यह आपका बहुत बढ़िया विचार था, सर, जो ने कहा। इसे प्रबंधित करना बहुत आसान है, आप एक मुर्गा घुमाते हैं और काम हो जाता है। अब हम पहले से ज्यादा सहज हैं, खिलाड़ी ने गुब्बारा ऊपर उठते हुए कहा। उन लाल रेत पर सूरज का प्रतिबिंब असहनीय होता जा रहा था। कितने शानदार पेड़ हैं, जो चिल्लाया। वे बिल्कुल प्राकृतिक हैं, लेकिन वे बहुत बढ़िया हैं। उनमें से एक दर्जन से जंगल कैसे बन जाएगा? वे बाओबाब हैं, डॉक्टर फर्ग्यूसन ने उत्तर दिया। देखिए, एक ऐसा बाओबाब है जिसका तना पूरे 100 फीट की परिधि में फैला हुआ है। शायद इसी पेड़ के नीचे फ्रांसीसी यात्री मैजान की मृत्यु 1845 में हुई थी, क्योंकि हम डेजेला मोरा गांव के पास हैं, जहां वह अकेले ही आगे बढ़ा था। उसे इस क्षेत्र के प्रमुख ने पकड़ लिया, एक बाओबाब के पैर से बांध दिया, और फिर उस क्रूर अश्वेत ने उसके सभी जोड़ काट दिए, जबकि उसके कबीले का युद्ध गीत गाया जा रहा था। फिर उसने कैदी की गर्दन पर एक घाव किया, अपने चाकू को तेज करने के लिए रुका, और उस बेचारे का सिर धड़ से अलग होने से पहले ही अलग कर दिया। वो बदकिस्मत फ्रांसीसी सिर्फ 26 साल का था, कैनेडी ने कहा, और फ्रांस ने कभी इतने जघन्य अपराध का बदला नहीं लिया। फ्रांस ने संतुष्टि की मांग की, और ज़ांज़ीबार के सैद ने हत्यारे को पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन व्यर्थ। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम यहाँ न रुकें, जो ने आग्रह किया। आइए हम ऊपर जाएं, गुरुजी, हम हर हाल में और ऊपर जाएं। और भी अधिक खुशी की बात है, जो, क्योंकि हमारे ठीक सामने माउंट दुतुमी है। अगर मेरी गणना सही है तो हम शाम 7 बजे से पहले इसे पार कर लेंगे। क्या हम रात में यात्रा नहीं करेंगे? स्कॉचमैन ने पूछा। नहीं, जितना संभव हो उतना कम। सावधानी और सतर्कता से हम इसे सुरक्षित रूप से कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे अफ्रीका में फैलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम इसे देखना चाहते हैं। अभी तक हमारे पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है, गुरु। रेगिस्तान के बजाय दुनिया का सबसे अच्छा खेती वाला और सबसे उपजाऊ देश। उसके बाद भूगोलवेताओं की बात पर यकीन करना। आइए इंतजार करें, जो हम जल्द ही देखेंगे। शाम के करीब 6:30 बजे विक्टोरिया माउंट दुतुमी के ठीक सामने थी। पार करने के लिए उसे 3000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर चढ़ना था, और ऐसा करने के लिए डॉक्टर को सिर्फ अपने गैस का तापमान 18 डिग्री बढ़ाना था। ये सही कहा जा सकता है कि उसने अपना गुब्बारा अपने हाथ में पकड़ रखा था। कैनेडी को बस उसे पार की जाने वाली बाधाओं का संकेत देना था, और विक्टोरिया हवा में तेजी से आगे बढ़ी, पर्वतमाला की चोटियों को छूती हुई। 8 बजे ये दूर की ढलान पर उतरा, जिसकी चढ़ाई बहुत कम अचानक थी। लंगर गाड़ी से बाहर फेंक दिए गए और उनमें से एक विशाल नोपल की शाखाओं के संपर्क में आने से उस पर मजबूती से फंस गया। जो ने तुरंत खुद को रस्सी से नीचे खिसकाया और उसे सुरक्षित किया। फिर रेशम की सीढ़ी को उसके पास उतारा गया और वह फुर्ती से गाड़ी पर चढ़ गया। गुब्बारा अब पूरी तरह से आराम की स्थिति में था और पूर्वी हवाओं से सुरक्षित था। शाम का भोजन तैयार हो गया और दिन भर की यात्रा से उत्साहित विमान यात्रियों ने भोजन पर भारी हमला बोल दिया। आज हमने कितनी दूरी तय की है? कैनेडी ने कुछ खतरनाक बातें कहते हुए पूछा। डॉक्टर ने चांद के अवलोकन के माध्यम से अपनी दिशा तय की और मार्गदर्शन के लिए अपने पास मौजूद बेहतरीन मानचित्र की सहायता ली।
यह एटलस डेर न्यूस्टा एंडेकुंगेन इन अफ्रीका में नवीनतम खोजें का था, जिसे उनके विद्वान मित्र डॉक्टर पीटरमैन ने गोथा में प्रकाशित किया था और उस विद्वान ने उन्हें भेजा था। यह एटलस डॉक्टर की पूरी यात्रा में काम आने वाला था, क्योंकि इसमें बर्टन और स्पीके से लेकर महान झीलों तक का मार्गक्रम था। डॉक्टर बार्थ के अनुसार सूडान, गिलॉम लेजेन के अनुसार निचला सेनेगल और डॉक्टर ब्लेकी के अनुसार नाइजर का डेल्टा। फर्ग्यूसन ने खुद को एक ऐसा काम भी दिया था जिसमें नील नदी के बारे में पहले से प्राप्त सभी धारणाओं को एक संकलन में शामिल किया गया था। इसका शीर्षक था नील नदी के स्रोत, नील नदी की खोज के इतिहास के साथ उस नदी के बेसिन और उसके मुख्य धारा का एक सामान्य सर्वेक्षण, चार्ल्स बेके, डीडी द्वारा। उन्होंने लंदन की भौगोलिक सोसाइटी के बुलेटिन में उत्कृष्ट चार्ट भी प्रकाशित करवाए, और इसलिए पहले से खोजे गए देशों का एक भी बिंदु उनकी नज़र से बच नहीं सका। अपने मानचित्रों पर अनुरेखण करने पर उन्होंने पाया कि उनका अक्षांशीय मार्ग 2 डिग्री या 120 मील पश्चिम की ओर था। कैनेडी ने टिप्पणी की कि मार्ग दक्षिण की ओर जाता है, लेकिन ये दिशा डॉक्टर के लिए संतोषजनक थी, जो अपने पूर्ववर्तियों के ट्रैक को यथासंभव टोह लेना चाहता था। ये सहमति हुई कि रात को 3 पहरों में विभाजित किया जाना चाहिए, ताकि पार्टी के प्रत्येक सदस्य को बाकी लोगों की सुरक्षा पर नज़र रखने के लिए अपनी बारी लेनी चाहिए। डॉक्टर ने 9 बजे से पहरा देना शुरू किया, कैनेडी ने आधी रात से शुरू किया और जो ने सुबह 3 बजे का पहरा दिया। इसलिए कैनेडी और जो अपने कंबलों में अच्छी तरह लिपटे हुए शामियाने के नीचे पूरी लंबाई में लेट गए और चुपचाप सो गए, जबकि डॉक्टर फर्ग्यूसन निगरानी करते रहे।